हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछले टर्म पे हमने बात किया था पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल, और लाइन की भी बात कर ली थी कि क्या कंडीशन हो कि कोई सर्कल जो होगा वो क्या होगा भाई, लाइन होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टेंजेंसी की, कि कब ऐसा क्या कंडीशन होगा कि जो कोई पॉइंट है वो सर्कल पे क्या होगा भाई, टेंजेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आओ बात करने वाले हैं आज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि पिछले टर्म पे हमने बात चर्चाएं आगे बढ़ा ली थी इक्वेशन ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की। तो याद करो, कोई भी लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट कब होगी, क्लियर है। तो हमने देखा था कि जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन का यानी सेंटर ऑफ सर्कल का जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा, अगर ये सेंटर है और ये पी पॉइंट मान लो, अगर सी पी बराबर आर हो जाएगा, इस सिचुएशन में ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल पे क्या होगी भाई, टेंजेंट हो जाएगी। क्लियर है। तो फिर हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी निकाली थी। अगर कोई लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये आई थी कि ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट कब होगी, जब c की वैल्यू प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगी, तो ये लाइन इस सर्कल पे क्या हो जाएगी भाई, टेंजेंट हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ें हमने देख लिया था, और फिर इसके पहले भी बात हमने किया था कि पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, फिर उसमें हमने देखा था कि अगर s1 इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट ऑन द सर्कल, s1 लेस देन 0 होता है पॉइंट इनसाइड द सर्कल, और अगर s1 ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, कि किसी सर्कल पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे। तो आओ आज पढ़ते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना किसी सर्कल पे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो टेंजेंट के ही पूछे जाते हैं। तो सर्कल का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल पे वेरियस फॉर्म में देखने वाले हैं। वेरियस फॉर्म कहने का मतलब हम सिर्फ टोटल 3 फॉर्म देखेंगे। पहला फॉर्म देखेंगे कार्टीशन फॉर्म, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कार्टीशन फॉर्म जो है ये इसी पे नहीं, आगे चल के पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स पढ़ने वाले हैं, उन सब में हम 3 ही फॉर्म में बात करेंगे, कार्टीशन फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पहला हम लोग चर्चाएं बढ़ाएंगे कार्टीशन फॉर्म का। तो ध्यान से समझना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखा जाता है। मान लेते हैं कि ये सर्कल है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और कोई पॉइंट P पे x1 कामा y1 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। हमें टेंजेंट की क्या लिखनी है भाई, इक्वेशन लिखनी है। तो ध्यान से समझना भाई, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है एट पॉइंट x1 कामा y1 पे। तो सर कैसे लिखा जाए, अब तुम्हें पता है बेसिकली कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखना, टेंजेंट एक लाइन ही तो है, और अगर एक लाइन है तो लाइन में सर अगर एक पॉइंट पता चल जाए और उसका स्लोप पता चल जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दूंगा। तो सर पॉइंट तो हमें पता है, पॉइंट हमें क्या है भाई, पता है। क्लियर है, पॉइंट हमें क्या है भाई, पता है। अब बात आई स्लोप की, तो स्लोप कहाँ से मिलेगा, देखो ध्यान से इस इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। आपको पता है बेसिकली कि अगर किसी पॉइंट पे किसी कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है डैश एक्स देता है उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप। ध्यान से सुनना कि अगर किसी कर्व को किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करते हैं तो उस पॉइंट पे हमें उस कर्व का क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे इस पॉइंट पे x1 y1 पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वही तो चाहिए मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और डिफरेंशिएट करते हैं जल्दी से, देखो ध्यान से इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y इंटू वाई डैश का मतलब भाई dy बाई dx। आर स्क्वायर का सर डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और
माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा सर 2x। क्लियर है। तो यहां से सर y डैश की वैल्यू आ जाएगी -2x डिवाइडेड बाई y। -2x डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भाई, y। अब यहां पे देख रहा है क्योंकि हम x1 y1 पे dy बाई dx चाहते हैं तो यहां पे क्या पुट कर देंगे, x1 y1, तो आ जाएगा सर 2x1 डिवाइडेड बाई y1। इसका मतलब सर हमें स्लोप मिल चुका है x1 और y1 पे, स्लोप मिल चुका है, पॉइंट मिल चुका है। तो अब किस बात की देरी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए। तो आओ लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर होगा y माइनस y1, किसी पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन के बारे में हम लोग लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m सर है -2x-2x1 बाई y1 इंटू x माइनस x1। क्लियर है। y1 को सर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सर माइनस 2x1x माइनस 2x1 स्क्वायर। 2x1 क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर। गौर से देखना। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा चेक कर लो भाई। यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो बेसिकली ये ना आके यहाँ पे क्या आएगा -x1 बाई y1। तो अगर -x1 बाई y1 आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लें, -x इंटू x1 आएगा यहाँ पे और प्लस क्या आएगा x1 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं सर, इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले चलते हैं। तो यहाँ से गौर से देखना y1 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब मेरे भाई ये बताओ कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, r स्क्वायर। कहोगे सर r स्क्वायर कैसे है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर है। अरे तो इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है भाई। यहाँ पे x1 y1 लिखेंगे तो क्या वैल्यू r स्क्वायर के बराबर आएगी। तो यहाँ पे याद करना कैसे, x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। देखो गौर से, यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। तो अब रात को 12 बजे भी याद होगा, क्लियर है, कि सर किसी पॉइंट पे अगर मुझे किसी सर्कल पे टेंजेंट लिखना है सर x1 y1 पे, तो कुछ नहीं सर x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिख के बता देंगे अगर मुझे पता चल जाए तो। अब गौर से देखना, जो गलतियां होती हैं बच्चों से, पहला चीज ये तभी लिख पाओगे जब ये x1 y1 जो है इस कर्व पे क्या करे, लाई करे। क्लियर है। तभी हम ये बात कर रहे हैं भाई x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। अगर उस कर्व पे नहीं लाई कर रहा है तो फिर हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो पहला काम यही होगा कि चेक करो कहीं ऐसा तो नहीं x1 y1 बाहरी पॉइंट है, उस कर्व पे लाई करना चाहिए, मतलब उस सर्कल पे लाई करना चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे x1 माइनस y1 सॉरी प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इसको नोट कर लो, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है। और अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। तो सर समझ में आया यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म, x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर, x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। चलो, जैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्लियर है, कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3,4 टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। बहुत ही आसान है इसको बनाना क्वेश्चन को। तो सर पहले तो चेक करेंगे भाई क्या इस पे लाई कर रहा है, क्या 9 प्लस 16 25, हाँ सर लाई कर रहा, मतलब यही बात है सर, ये इस पे लाई कर रहा है। तो डायरेक्टली लिखेंगे x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर, सर r स्क्वायर तो 25 ही है, y1। क्लियर है। x1 सर, x1 का मतलब ये हुआ कि x इंटू x1 कितना है भाई 3 प्लस y इंटू y1 कितना है 4 इज इक्वल टू 25। सर आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर बताओगे भाई। ये तो मैं थोड़ा सा लेट कर दिया, नहीं तो अगर आप लोग लगाओगे तो थोड़ा फास्ट करोगे, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, बस x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर अगर याद रहेगा तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फास्ट लिख सकते हो। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहां तक बात सर हमारे समझ में आ चुकी है। क्लियर है। तो कार्टेशियन फॉर्म क्लियर है भाई, कार्टेशियन फॉर्म क्लियर है।
चलो एक यहाँ पे मैं चर्चा बढ़ाने वाला हूँ, चर्चा को ध्यान से समझना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी भी कर्व पे अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है तो आप उस कर्व पे टेंजेंट तुरंत लिखोगे। कैसे लिखोगे वो आओ एक तरीका आपको सिखाता हूँ। ये सिर्फ इसी कर्व के लिए नहीं वैलिड है, हर एक कर्व के लिए वैलिड है। हर एक कर्व के लिए अगर आपको पता चल जाए कि वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है, देखो ध्यान से, एक तरीका होता है लिखने का t इक्वल टू 0। क्या होता है? t इक्वल टू 0 स्टार 3 दे दो इसको, और आओ समझते हैं कि कैसे सर t स्क्वायर इक्वल टू 0 से लिखेंगे। तो कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व जनरल, ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए कि x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, क्लियर है। x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से, और y को रिप्लेस करेंगे सर y प्लस y1 बाई 2 से, क्लियर है भाई। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए आप, और बाकी अगर इसके अलावा कोई कांस्टेंट कर्व में इन्वॉल्व है तो उसको एज इट इज छोड़ देंगे। एज इट इज क्या करेंगे? छोड़ देंगे भाई। सर क्या आपने सिखाया कि t इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे। पहले चीज तो ये कंफर्म होना चाहिए हर एक कर्व के लिए वैलिड है। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है, अगर ये पता चल गया कि x1 y1 इस कर्व पे लाई कर रहा है तो उस कर्व की इक्वेशन में आपको क्या करना है कि x स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y1 से, x को रिप्लेस करना है x प्लस x1 बाई 2 से, और y को रिप्लेस करना है y प्लस y1 बाई 2 से, और तैयार हो जाएगी टेंजेंट की इक्वेशन एट दैट पॉइंट। क्लियर है? अब कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, अच्छी बात है, आप यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर भी तो x1 y1 उस कर्व पे लाई कर रहा है, तो प्रूफ करिए कि जो आपने पढ़ाया समझाया वो इससे भी सही है। तो आओ उसको बताता हूँ आपको। क्या था कर्व की इक्वेशन, याद करो, क्या यही था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मेरे भाइयों इतना परेशान काहे हो, इतना परेशान, इतनी करने की जरूरत ही नहीं थी स्लोप निकालने की। बस t इक्वल टू 0 अगर आपको याद है तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिख सकते हो। कैसे? सर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, और y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से इक्वल टू आर स्क्वायर, और किसी को नहीं छेड़ेंगे, किसी को नहीं छेड़ेंगे। क्लियर है? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, और किसी को नहीं छेड़ेंगे भैया, और तुरंत तुम्हें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये तो सर बहुत मस्त आइडिया है फिर। क्लियर है? t इक्वल टू 0 हर एक कर्व के लिए वैलिड है, क्योंकि आगे आने वाले कर्व में मैं आपको बार बार नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ यही तरीका याद दिलाऊंगा। तो एक बार नोट कर लो कि सर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2 से, और y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 बाई 2, y प्लस y1 बाई 2 लिख लो। क्लियर है? तो t इक्वल टू 0 सर रात को 12 बजे भी याद रहेगा, t इक्वल टू 0। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। हेडिंग डाल लें आप लोग। पेपर नज़दीक आ रहा है, मेहनत बढ़ाएं, क्योंकि जितनी अच्छी आप मेहनत करोगे उतना अच्छा आपको रैंक मिलेगा जेईई में। तो आ जाओ मेरे भाई, t इक्वल टू 0 आपको याद हो गया होगा, t इक्वल टू 0। आ जाओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में कार्टेशियन फॉर्म सर हमने देख लिया। कार्टेशियन फॉर्म क्या देखा सर? x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। सर तुरंत लिखूंगा, तुरंत लिखूंगा सर, तुरंत लिखूंगा भाई। सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये सर कौन सा फॉर्म है जो हमें नहीं पता? आज आपको पता चलेगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आओ देखो, आओ देखो, आओ पहले पैरामीटर समझते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। क्लियर है? कई बच्चे तो परेशान रहते हैं, पैरामीटर का नाम ही सुन के भड़क जाते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। परेशान ना हो, अभी आपको पूरा प्रॉपर मौका मिलेगा सीखने को कि पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, आओ समझते हैं। पैरामीटर कहने का मतलब ये हुआ
क्लियर है कि यहाँ पे मैं कोई नया वेरिएबल इन्वॉल्व करने जा रहा हूँ, जो वेरिएबल हर एक पॉइंट का, हर सर्कल पे हर एक पॉइंट को बता देगा, हर एक पॉइंट को बता देगा। सर वो कौन सा वेरिएबल होगा जो सर्कल के हर एक पॉइंट को बता देगा? तो आओ समझ लेते हैं ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एंगल थीटा, ये एंगल क्या है भाई? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट कुछ बता सकता हूं क्या? इसका कोऑर्डिनेट बता सकता हूं क्या? क्लियर है? यहां पे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, थोड़ी देर के लिए। तो क्या x1 को कुछ लिख सकता हूं क्या भाई? देखो ध्यान से। हाँ सर लिख सकता हूं, x1 बराबर r cos थीटा। बोलो अरे डिस्टेंस r cos थीटा आएगी भाई, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? r sin थीटा। सर y1 बराबर आएगा r sin थीटा। बोलो क्लियर है भाई? तो आपको जान के बहुत ही खुशी होगी कि किसी भी सर्कल पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं वो r cos थीटा कामा r sin थीटा। क्लियर है? आप कहोगे सर ये थीटा क्या है पैरामीटर, इसको सर समझ में नहीं आया। अरे मेरे भाई देखो ध्यान से, इसी में ये x1 y1 के करस्पॉन्डिंग r cos थीटा r sin थीटा आया। इतनी बात समझ में आई है? अगर मैं ध्यान समझना, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या ये पॉइंट मिलेगा? थीटा की वैल्यू थोड़ा और बढ़ाऊं ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे ऐसे थीटा पाई बाई 2 रख दूं क्या ये पॉइंट मिलेगा? क्लियर है? ऐसे धीरे 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 पाई रख दूंगा क्या ये पॉइंट मिलेगा? क्या ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा भाई? बोलो क्या ये जो r cos थीटा कामा r sin थीटा है ये हर एक पॉइंट कवर कर लेगा उस सर्कल पे? तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है? थीटा। पैरामीटर क्या है भाई? थीटा है। और अगर बहुत गौर से देखो, कोई ऑब्जर्व करना चाहता है तो थीटा की वैल्यू 0 से लेके कहां तक होगी भाई? 2 पाई ओपन तक, 2 पाई ओपन तक। अगर मैं 0 से 2 पाई इसको घुमा दूंगा थीटा को, तो ये सर्कल के हर एक कोऑर्डिनेट कवर कर लेगा, हर एक कोऑर्डिनेट कवर कर लेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सर, ये एक पैरामीटर थीटा क्या है? एक पैरामीटर है, और जिसमें r cos थीटा और sin थीटा क्या है? उसके कोऑर्डिनेट है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा एक चीज और आपको बताऊं मैं यहाँ पे समझना, कभी कभी सर्कल को एक तरीके से और लिखा जाता है, ठीक है? एक तरीके से और लिखा जाता है जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो थोड़ा सा समझ सकते हो आप लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। कहोगे सर ये कौन सा फॉर्म है? देखो ध्यान से, x इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। क्लियर? अगर ये दोनों लिखे हुए हैं और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे xy का लोकस क्या है, तो xy का लोकस है सर्कल। क्या है? एक सर्कल है। कहोगे सर कैसे प्रूव करो? आओ प्रूव करता हूं। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर क्या है भाई? सेकंड। तो मेरे भाई इसको स्क्वायर करो। क्लियर है? स्क्वायर करने से पहले थोड़ा सा एक काम कर लें कि x माइनस x1 को इधर ले आओ तो बराबर r cos थीटा लिखोगे। क्लियर है? और y माइनस y1 बराबर क्या लिखोगे भाई? r sin थीटा। स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो भाई। स्क्वायर करके जब ऐड करोगे तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आएगा। और c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। अरे भाई देखा देखा सा नहीं लग रहा है, ये सर्कल है, सर्कल जिसमें x1 y1 क्या है? इसके सेंटर हैं, और r क्या है? रेडियस है। तो बेसिकली क्या सर, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल में देख के बता सकता हूं कि इसमें जो सेंटर होगा वो x1 y1 होगा, और जो रेडियस होगी वो तो आपको दिख ही रही है, कितनी है? r। तो चलो एक क्वेश्चन इसी में पूछ लेता हूं, देखता हूं आप लोग दिमाग लगा सकते हो या नहीं। आओ 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 दिमाग लगाते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं, सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं भाई, सर्कल की इक्वेशन। x इक्वल टू 3 प्लस 2 cos थीटा, 3 प्लस 2 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 sin थीटा। क्वेश्चन ये है आपसे कि दिस इज द लोकस ऑफ अ सर्कल, फाइंड, या दिस इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। अब कहोगे सर अभी तो देखें x1 y1 क्या होगा? सेंटर होगा, और रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? 2 होगा। ये रहा, लिख लो प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभार पूछा जा सकता है ऐसी चीजें। तो सर इतनी सी बात समझ में आई भाई? पैरामीटर समझ में आया? तुम पहले तो ये बताओ भाई, पैरामीटर समझ में आया? पैरामीटर का मतलब ये होता है सर एक नया वेरिएबल इन्वॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल
इस सर्कल पे हर एक पॉइंट के बारे में बता देता है, हर एक पॉइंट के बारे में क्या करता है भाई, बता देता है। अब हर एक कर्व के अपने अलग अलग पैरामीटर होते हैं। इसका मतलब एक बात और मैं आपको बता दूं कि पैरामेट्रिक फॉर्म इंपॉर्टेंट इसलिए, इसको इरेज करने का परमिशन दे दो आप लोग, इरेज कर देता हूं इसको। पैरामेट्रिक फॉर्म बेसिकली जब हमें किसी सर्कल पे कोई पॉइंट मानना होता है तो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में मानते हैं। कहोगे सर पैरामीट्रिक फॉर्म में क्यों, कार्टेशियन फॉर्म में क्यों नहीं? तो क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर तुमने पॉइंट माना उस पे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वो भी थीटा। एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, वो भी क्या, थीटा। तो इसीलिए जब भी आगे हम लोग किसी भी कर्व पे कोई पॉइंट मानेंगे तो हमेशा उसके पैरामीटर मानते हैं, जिससे हम लोग कैलकुलेशन से क्या होते हैं भाई, बच जाते हैं। कैलकुलेशन से क्या होते हैं भाई, बच जाते हैं। आओ भाई बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मान लेते हैं कि ये अपना पैरामीटर है आर कॉस थीटा कामा आर साइन थीटा। बेसिकली ये पैरामीटर क्या, एक पॉइंट है। पैरामीटर क्या, एक पॉइंट है जिसमें थीटा की वैल्यू कुछ होगी। क्लियर है? तो बेसिकली हमने अभी देखा है जस्ट थोड़ा सा पहले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आती है वो आती है सर एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म था। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बताता है, सिर्फ एक पॉइंट का ही तो नोटेशन बताता है हर एक पॉइंट का। तो ये भी क्या है, एक पॉइंट फॉर्म ही तो है, बस उसके पैरामीटर बदल गए हैं, थीटा के फॉर्म में लिख दिया हूं। तो क्या यहाँ x1 की जगह r cos थीटा पुट कर दूंगा और y1 की जगह क्या पुट कर दूंगा, r sin थीटा। तो देखना दिखेगी क्या आपको, x r cos थीटा प्लस y r sin थीटा इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहां से क्या आपको दिखेगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म मेरे भाई, इसको गौर से अगर आप लोग देखोगे तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखेंगी। वो क्या दिखेगा, अगर सोचो थीटा जीरो हो जाए, सोचो सोचो सोचो, अगर थीटा जीरो हो जाए तो क्या ये कोऑर्डिनेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। आओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू जीरो रख के देखते हैं। सर थीटा की वैल्यू जीरो रखे तो ये x आया, ठीक है, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वन प्लस ये तो सर जीरो हो गया, x इक्वल टू आर। x इक्वल टू क्या आ गया, आर। अरे सर तो x इक्वल टू आर ही तो है, बोलो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, आर आएगी, और आनी भी चाहिए। x की वैल्यू क्या आएगी, आर, तो आनी भी चाहिए ना भाई। ये r डिस्टेंस पे है, r कामा जीरो, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, जीरो है वहां। तो सर जो समझा पढ़ा बिल्कुल सही था। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर पाई बाई टू थीटा की वैल्यू रख दोगे तो ये पॉइंट मिलेगा, और इनके बीच में जितने थीटा इन्वॉल्व हैं सबके सब रखते चले जाओगे, एक एक कोऑर्डिनेट तुम्हें मिलते चले जाएंगे। क्लियर है? तो सर हमने दो फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का देखा, एक पैरामेट्रिक फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। अब दोनों हमें सर बिल्कुल याद रहेंगे, ठीक है, भूलेगा नहीं, बिल्कुल भूलना भी नहीं चाहिए। इसके बाद आगे लास्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करने वाले हैं इन स्लोप फॉर्म। इन स्लोप फॉर्म, इन स्लोप फॉर्म देखना ध्यान से, गौर से समझना। स्लोप फॉर्म हेडिंग डाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म मेरे भाई, अभी इसके पहले जस्ट हमने देखा है कि कोई भी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी सर्कल पे टेंजेंट तब होगी जब c की वैल्यू प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? इसका मतलब सर ये बात समझ में आई कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म जो आएगी वो आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका मतलब कुछ भाई ये जो प्लस माइनस आ रहा है इसका क्या मतलब है सर, मतलब क्या कुछ समझ में नहीं पा रहा हूं कि प्लस माइनस का क्या मतलब है। अरे भाई प्लस माइनस का बेसिक सा मतलब ये है, ये a यहाँ पे रेडियस है भाई सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल। ये प्लस माइनस ये आपको बता रहा है, गौर से देखना, कि एक स्लोप की दो टेंजेंट होंगी सर्कल पे, एक स्लोप की दो टेंजेंट होंगी। तो सर हमको नहीं समझ में आया, हमको नहीं बुझाया सर, कैसे होंगी, कैसे होंगी एक स्लोप की दो टेंजेंट? आओ बताता हूँ, ध्यान समझना। अरे भाई अगर तुमने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया ना स्लोप के साथ, तो दूसरा जस्ट यहाँ होगा,
एक स्लोप की दो दो टेंजेंट होंगी, मतलब m की वैल्यू 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो तो टेंजेंट कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि कर्व में क्या है? सिमेट्री है, एक स्लोप की दो दो टेंजेंट होंगी, इसीलिए y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ रहा है। c की वैल्यू यही होनी चाहिए, ये आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में देखा। क्लियर है? तो सर हमने तीनों फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का देख लिया, इसको एक बार और रिवाइज करता हूं, उसको एक बार क्या करता हूं भाई? रिवाइज करता हूं, ताकि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी सर्कल पे कैसे लिखते हैं। अब कब किसको कब यूज करेंगे वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन की मतलब पॉइंट गिवन है तो पॉइंट फॉर्म से चलेंगे, अगर थीटा गिवन है तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म से चलेंगे, अगर स्लोप गिवन है तो हम स्लोप फॉर्म से चलेंगे। क्लियर है? तो पहला हमने एक बार और रिवाइज करवा देता हूं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में हमने ये देखा कि x1 y1 पे टेंजेंट कैसे लिखते हैं, x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। सेकेंड हमने देखा पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने देखा कि सर x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू आर। फिर उसके बाद हमने कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके बाद हमने देखा सर स्लोप फॉर्म। सर स्लोप फॉर्म में हमने ये देखा कि स्लोप फॉर्म में जो इक्वेशन आएगी टेंजेंट की वो आएगी mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस, m इज द स्लोप। सर प्लस माइनस क्यों आ रहा है? ये हमारे बात समझ में आ चुकी है, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है कि एक स्लोप की दो दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग किसी सर्कल पे। तो अब ये तीनों फॉर्म आपका क्लियर हो गया होगा। अब बारी है क्वेश्चंस की। क्लियर है? क्वेश्चंस करवाने की बारी है, तो तैयार हो जाओ क्वेश्चन को करने के लिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लाजवाब होगा जिसमें आपको मजा भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इरेज कर दे रहा हूं इसको ताकि आपको समस्या ना आए। अब बेसिकली क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि हम तीनों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। आंख फाड़ोगे तुरंत आंसर बताओगे। ठीक है? तो क्वेश्चन लिखें भाई, क्वेश्चन लिखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2y प्लस 21 इक्वल टू 0 एट द पॉइंट -3 कामा -2, एट द पॉइंट -3 कामा -2। सर हमने तो ये नहीं देखा है सर, हमने तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर देखा है। सर आपने तो शिफ्टेड फॉर्म बता दिया। क्लियर है? अरे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, अगर शिफ्टेड फॉर्म आ गया तो क्या दिक्कत है। क्लियर है? शिफ्टेड फॉर्म के लिए हमने आपको पहले ही ब्रह्मास्त्र बता दिया है, t इक्वल टू 0। सर t इक्वल टू 0 से हमें पता है, पहले तो चेक कर लो भाई -3 का -2 इस पे लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा। अगर नहीं लाई कर रहा होगा तो फिर नहीं लिख पाओगे टेंजेंट। चेक कर लो, ऐसे लाई ही कर रहा होगा। जैसे आप लोग चेक कर लें तो कितना आएगा भाई, चेक कर लो, 9 + 4 -30 -4 + 21। ठीक है? तो 21 4 25, 21 9 29, 4 34 34 0। हाँ तो लाई कर रहा है भाई, लाई कर रहा है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 से हम लिख सकते हैं। तो आओ लिखते हैं। क्लियर है? सर t इक्वल टू 0 में आपने बताया कि x को रिप्लेस करेंगे x(x1) से। x(x1) कितना है? -3 प्लस y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, कितना है? -2 प्लस 10 इंटू x कितना है भाई? x को किससे रिप्लेस करते हैं? x प्लस x1/2, मतलब x प्लस क्या? x -3/2 प्लस 2 इंटू y को रिप्लेस करते हैं सर y -2, y प्लस y1/2, यहाँ पे माइनस है इसलिए 2 आ जाएगा, प्लस 21 इक्वल टू 0। एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। t इक्वल टू 0 में हमने देखा था कि अगर कोई ये पता चल जाए कि वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर तुरंत लिखते हैं। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं सर x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं सर y(y1) से, x को रिप्लेस करते हैं सर x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी तैयार है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है भाई? तैयार है।
तो लिख लो इसको और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व कर लें। क्लियर है? थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा, -3x - 2y, ये 5 आ जाएगा तो यहाँ से +5x - 15, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +y - 2 +y - 2 +21 = 0। तो 5x 3x कितना हो जाएगा, 2x, y -y 15 2 17, 15 2 17 6, 4 +4 = 0। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो मेरे प्यारे भाइयों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अगर ये पता चल जाए कि पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर हम t = 0 से लिख देंगे। t = 0 से। चलो बात दूसरी करने वाले हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चंस की। क्लियर है? लिखें फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द लाइन, टू द लाइन 4x + 3y + 5 = 0, 4x + 3y + 5 = 0 to the circle, to the circle, to the circle x² + y² - 6x + 4y - 12 = 0। सर इसको देखा तो हमको ये ख्याल आया, इसको देखा तो हमको ये ख्याल आया कि हमें सर स्लोप फॉर्म से चलना चाहिए, क्योंकि कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन दैट, मतलब कि इस लाइन के पैरेलल हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, मतलब जो स्लोप इसका है वही स्लोप उसका होना चाहिए। तो ये तो सर तभी निकाल पाएंगे जब स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म से चलेंगे। तो इसका स्लोप सर निकालना आपको पता ही होगा, -4/3 आएगा, तो सर उसका भी स्लोप क्या होगा, -4/3। बोलो, तो हमें स्लोप फॉर्म में लिखना पता है y = mx, एक स्लोप की दो लाइनें होती हैं सर, y = mx ± a √1 + m², और where a इज द क्या है भाई, where a इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, where a इज द क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर यहां से y = -4/3x ± a। अब रेडियस सर निकालने के लिए फार्मूला आपको पता है, g² कितना है 9 + f² कितना है सर 4। क्लियर है? +12 यानी आंसर आ जाएगा 5, चेक कर लो। तो -4/3x + 5 √1 + 9/16। क्लियर है? तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, y = 4/3x ± 5 √16 9 25 यानी 5 5 5 × 5/4। तो सर ये टोटल सॉल्व करके आंसर बता दो, दो लाइनें आएंगी। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ सर कि इसमें देखा हमें कि हमें स्लोप फॉर्म से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लोप गिवन है। तो जहाँ पे स्लोप गिवन होगा वहाँ स्लोप फॉर्म से चलेंगे, जहाँ पे पॉइंट गिवन होगा वहाँ कार्टेशियन फॉर्म से चलेंगे, और जहाँ पे थीटा गिवन होगा या पैरामीटर गिवन होगा वहाँ पे किस फॉर्म से चलेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म से चलेंगे। क्लियर है? चलो नोट कर लो इसको और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अब ये जो इसके बाद वाली बात बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे लगभग आपको जब आप एडवांस प्रॉब्लम करोगे तो उसमें प्रॉपर डाउट आएंगे, तो इसीलिए उसको ध्यान से समझना, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। अब रिवर्स क्वेश्चन क्या होता है उसको समझते हैं। अब इक्वेशन ऑफ तो ये क्लियर है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को पहले समझना, अपनी मन की आंखों से क्वेश्चन को देखना। अगर आपने मन की आंखों से देखना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं रह जाएगा। क्लियर है? अगर दिमाग की आंखों से देखोगे तो दिमाग तो यही कहता है कि छोड़ दो, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को देख के आप लोग पहले से ही डिसाइड कर लेते हो कि ये तो मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, ये मुझसे ना हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आप ही के लिए बनाया गया है,
क्वेश्चन लिखें, इफ द लाइन 3x, if the line 3x plus 4y plus 15 equal to 0 is tangent to the circle, is tangent, ध्यान से समझना भाई, is tangent to the circle, is tangent to the circle x square plus y square equal to 9. Find point of contact, find point of contact, find point of contact. अब ध्यान से समझना यहां पे, क्योंकि अब यहां पे रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया। रिवर्स क्या पूछा है कि यहां पे टेंजेंट की इक्वेशन देख के आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ लिया है। क्लियर है? तो सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करें? अभी तक हम क्या कर रहे थे कि किसी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे थे। इस बार क्या हुआ कि टेंजेंट की इक्वेशन ही दे दिया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा। अब ध्यान समझना इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार समझ लो और बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन ब्रह्मांड में कभी भी तुम्हारे पेपर में आया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देके तुमसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा, तो तुम्हें मान लेना है कि वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो x1 y1 पे है, क्योंकि हम इससे चालाक हैं। हम जो ये पूछा है उसके जस्ट रिवर्स चलेंगे। क्लियर है? रिवर्स कैसे चलेंगे? मान लेंगे कि x1 y1 पे टेंजेंट रहा होगा, क्योंकि हमें यही x1 y1 चाहिए। अब हम क्या करेंगे, x1 y1 पे इस सर्कल पे टेंजेंट लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? सर हमने लिखना पता है कि x1 प्लस y1 इक्वल टू कितना, 9। क्लियर है? हमने माना कि ये जो इक्वेशन है वो इस पे टेंजेंट है x1 y1 पे। हमने x1 y1 पे क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। अब क्या दोनों इक्वेशन बराबर होंगी भाई? दोनों इक्वेशन क्या होंगी? बराबर होंगी। ये 3x प्लस 4y यहाँ पे -9 इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप। क्लियर है? एक साइड ले आओ क्योंकि कंपेयर करना है। ठीक है, ये आ गया। सर यहाँ पे क्या दोनों लाइनें सेम है? तो अगर सेम है तो यहाँ से मैं x के कोफिशिएंट बराबर कर सकता हूँ क्या? नहीं। यही तो गलतियां करते हैं बच्चे। एक चीज बहुत ध्यान से समझना भाई, जो प्रॉपर बच्चे गलतियां करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं आपसे पूछा कि x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब कई बच्चे गलतियां ये करते हैं कि सर ये दोनों स्ट्रेट लाइन तो सेम है, क्योंकि 2 से आपने इसमें मल्टीप्लाई किया है। हाँ भाई किया है। तो यहाँ पे 1 बराबर 2 है क्या? नहीं। क्या 1 बराबर 2 है क्या? नहीं। क्या 2 बराबर 4 है क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो लाइनें बराबर हों तो उनके रेशियो कांस्टेंट होते हैं, ना कि कोफिशिएंट बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर यहाँ पे x के कोफिशिएंट 3/x1 बराबर होगा 4/y1 के, और ये बराबर होगा सर 15/9 के। क्लियर है? तो यहाँ से सर x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई? x1 9 त्रिक 27 डिवाइड बाई 15। क्लियर है? और y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, y1 की वैल्यू 36/15। और थोड़ा कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। x1 y1 तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हाँ ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ +15 था ना, तो यहाँ पे +15 कर लो। ठीक है, +15 यहाँ पे था, तो +15 कर लो। यहाँ पे तो थोड़ा सा मैनेज कर लें, यहाँ पे प्लस मतलब माइनस ये आएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा देख लें। चलो, तो यहाँ तक बात सर हमारे समझ में आई। अब इसके बाद एक चीज़ और आपको सिखाने जा रहा हूँ, जिसको गौर से समझिए, ध्यान से समझिएगा उसको। क्लियर है? तो सर हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखना सीख लिया है जहाँ तक। अब अगर टेंजेंट की इक्वेशन देके तुमसे पीओसी पूछे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछे, तो कैसे बताओगे? अब देखना, कई लोग रटते हैं इसको, मैं रटाऊंगा नहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रटाने के लिए, बताने के लिए। ठीक है, कई जगह रटाया जाता है और बच्चे रटते भी हैं। वो क्या करते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। वो एक काम करते हैं कि y = mx प्लस माइनस, मान लेते हैं कि इस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं, a√1 + m²। यहाँ a की वैल्यू आपको पता ही है 3 है। ठीक है, फिर वो इस लाइन से कंपेयर करते हैं इससे,
y इक्वल टू समथिंग ऐसे, मतलब y इक्वल टू दैट फॉर्म में पहले लिखते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 15, माइनस यहाँ भी आएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/4x माइनस 15/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्लियर है, और वहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे बता देंगे कि यहाँ पे जो है पॉइंट जो भी आएगा आपका x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो आएगा। तो उससे बेटर है ना, इतना झमेला देखना ही नहीं है हमें, तो x1 y1 पे सर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो पूछा है सर, निकाल के फटाक दे बता देंगे कंपेयर करके, ठीक है, रटेंगे नहीं, नहीं गंदा सा आता है अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर कामा दैट। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग चर्चा थोड़ी सी एक पॉइंट पे बढ़ाएंगे, जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूं कि सर्कल अगर आपने सीख लिया तो पैराबोला हाइपरबोला आगे चल के इलिप्स में आपको समस्या नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे इसमें इक्वेशन लिखे जाते हैं एज टी सब उसमें लिखे जाते हैं। तो एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ भाई, वो पॉइंट एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना। वो पॉइंट क्या है, जैसे किसी सर्कल पे, अगर किसी सर्कल पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है और आपसे मैंने पूछा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, तो आपने कहा सर ये देखो x1 y1, इस पे सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगी वो तो यही होगी ना सर, x1 प्लस y1 इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ भाई ये तो बता लेंगे, ठीक है, ये तो आपने बता दिया। अगर सर स्लोप पता है तब भी हम सर बता देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये भी तुमने बता दिया। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, कि मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई बाहरी पॉइंट है x1 y1, बाहरी सर्कल के बाहर, क्लियर है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब किसी बाहरी पॉइंट से हमेशा दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, हमेशा कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, दो टेंजेंट, हमेशा, हमेशा लिख के रख लो कि किसी भी बाहरी पॉइंट से हमेशा सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। तो सर लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो किसी बाहरी पॉइंट से, इसी के लिए नहीं, हर कर्व के लिए वैलिड है, ध्यान से समझना, किसी बाहरी पॉइंट के लिए अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखना है तो कुछ नहीं करना, आपको पहले स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेना है, स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म में सर लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और उस बाहरी पॉइंट से पास करा देना है, उस बाहरी पॉइंट से क्या करना, पास करा देना। जैसे ही बाहरी पॉइंट से पास कराओगे m में यहाँ से क्वाड्रेटिक मिलेगी और m की दो वैल्यूज आएंगी, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। अब कहोगे सर जरूरी है क्या कि m में क्वाड्रेटिक ही है और m की दो वैल्यूज आए, हमेशा जरूरी है, हमेशा जरूरी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई बाहरी पॉइंट है तो हमेशा m की दो वैल्यूज आएंगी, अगर हाँ m कोई अंदर पॉइंट है तो अब वहां पे m की कोई वैल्यू तुम्हें नहीं मिलेगी। और तुम्हें कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट अंदर है तो वहां से टेंजेंट की इक्वेशन ही नहीं लिख सकते, पर है तो एक टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाएगी, बाहर है तो दो हमेशा। तो अगर बाहर पॉइंट है तो हमेशा m की दो वैल्यू जाएंगी, पर है तो एक वैल्यू जाएगी, और जीरो है मतलब अंदर है तो एक भी वैल्यूज नहीं आएगी। तो ये आज पूरी चर्चाएं रही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। तो इसको जाके घर पे दोबारा छोटे छोटे नोट्स बनाएं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखा जाता है, क्लियर है, प्रॉपर उसको लिखें और क्वेश्चन करें सॉल्व। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके डायरेक्टर सर्कल पे। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।